हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। आज के हमारे एसएम बुलेटिन यानी कि स्टॉक मार्केट बुलेटिन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडेक्स और स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इंडेक्स के अंदर शॉर्ट टर्म में कैसी मूवमेंट आ सकती है, ग्लोबल इंडेक्सेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो डायग्राम हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं यानी कि निफ्टी के अंदर हम कहाँ खड़े हैं वेव्स के हिसाब से, निफ्टी के अंदर शॉर्ट टर्म में कैसी मूवमेंट आती है वेव्स के हिसाब से, या फिर जो करेक्शन यहाँ पर चल रही है वो करेक्शन कहाँ पर खत्म हो सकती है। गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर, कॉपर, उनकी भी डिस्कशन करेंगे कि उनके अंदर कुछ ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये वॉर ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। और जो भी वहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही है कि रशिया के अंदर अटैक हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, वो चीज़ें कुछ हद तक नकली हो सकती है। तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले निकाई का चार्ट देख लेते हैं। ये निकाई का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि जो सपोर्ट हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है उस सपोर्ट के नीचे आ चुका था, लेकिन सपोर्ट के नीचे ज़्यादा टिक नहीं पाया, इसके अंदर बाउंस भी आ चुका था। अभी हालांकि सपोर्ट के नीचे है। लास्ट टाइम जो हमने बात की हुई थी कि जैसे ये 26,000 के नीचे क्लोज हो जाएगा हम इसको मान सकते हैं कि अपने वीकली टाइम फ्रेम पर आ सकता है, लेकिन फिर भी ये नीचे क्लोज नहीं हुआ, तब हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर बाउंस आ सकता है। और जैसे ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो जाएगा एशियन मार्केट के अंदर या फिर जापान के अंदर काफ़ी अच्छी अपमूव स्टार्ट हो सकती है, और हो सकता है कि तब तक निफ्टी की करेक्शन खत्म हो जाए। तो एक बार डॉ जोन्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये डॉ जोन्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मई से लेकर अब तक करेक्शन कर रहा है। जो सपोर्ट हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है उस सपोर्ट के थोड़ा नीचे आ चुका था। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया तब ये सपोर्ट के नीचे आ चुका था, लेकिन जैसे ही सपोर्ट के नीचे आ गया उसने फिर से रिकवरी कर दी, फिर से काफ़ी अच्छी अपमूव दे दी और नीचे इसने शेडो फॉर्म कर दी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो नीचे इसने शेडो फॉर्म कर दी है और ये ऊपर आकर टिक चुका है। तब यहाँ पर एक चांसेस दिखाई दे रहा है कि जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया तब इसने फॉल दिखाई दिया। तो जैसे ही फ्राइडे के दिन एक न्यूज़ आ रही है कि न्यूज़ के अंदर ये बताया जा रहा है कि रशिया के प्रेसिडेंट खुद ये बोल चुके हैं कि अगले 96 आवर्स के अंदर रशिया हो सकता है कि पूरी तरह से यूक्रेन को कैप्चर कर दे। और जैसे ये न्यूज़ आई मार्केट के अंदर एक रिकवरी स्टार्ट हो गई। तब इसका मतलब ये है तब वॉर सिचुएशन को मार्केट के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंस नहीं जा रहा है। हालांकि रशियन इंडेक्स के अंदर काफ़ी बड़ा फॉल हो चुका है, लेकिन बाकी इंडेक्सेस रिकवर कर रहा है। निफ्टी में भी आज आपने देखा कि फॉल तो आ चुका था काफ़ी बड़ा, लेकिन निफ्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई दी। वैसे ही डॉ जोन्स के अंदर। तो एक बार नैस्डैक का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी नैस्डैक का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर फ्राइडे में इसने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दे दी। हालांकि काफ़ी अच्छा ऊपर काम कर रहा है, एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म कर दी, लेकिन नैस्डैक के अंदर एक वीकनेस है और ये वीकनेस काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो एक बार रसल का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी रसल का डेली चार्ट है। नीचे जो प्रीवियसली इसने सपोर्ट ले लिया था उस सपोर्ट के वापस ही आसपास आ चुका है। तब जैसे इसके अंदर बाउंस आएगा अपने हाई को भी काट सकता है और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन डॉ जोन्स और रसल ये दोनों चार्ट अपने हाई को काट सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, लेकिन नैस्डैक के अंदर अभी वो चीज़ इतनी पॉसिबल नहीं दिखाई दे रही है। तो यूएस के मार्केट से हमें ये पता लग रहा है कि यूएस के मार्केट में फॉल तो आ चुका था काफ़ी बड़ा, लेकिन वो फिर से रिकवर कर दे। लेकिन डॉ जोन्स के अंदर एक चीज़ पॉसिबल है कि डॉ जोन्स के अंदर करेक्शन ख़त्म हो चुकी है, और करेक्शन ख़त्म होने का मतलब है कि डॉ जोन्स के अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। और जैसे ही इसके अंदर अपमूव स्टार्ट हो जाएगी हो सकता है कि निफ्टी के अंदर भी अपमूव स्टार्ट हो जाए, लेकिन निफ्टी को हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे कि निफ्टी के अंदर एक बाउंस पॉसिबल है इस लेवल के ऊपर। उसकी भी चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। और ख़ास करके बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ा बाउंस आ सकता है। तो एक बार बोवेस्पा का भी चार्ट देख लेते हैं। ये बोवेस्पा का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर तो उतना बड़ा फॉल नहीं आया, ये भी काफ़ी अच्छा रिकवर कर रहा है। हालांकि यूक्रेन के अंदर जो क्राइसिस हुआ था उस क्राइसिस के बाद भी इसके अंदर उतना बड़ा फॉल नहीं आया। नीचे इसने भी वीक फॉर्म कर दी, इसने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दे दी। तब हो सकता है कि वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर उतना बड़ा फॉल ना हो, निफ्टी के अंदर भी उतना बड़ा फॉल ना हो, और यूक्रेन में जो भी क्राइसिस हो रहा है वो यूक्रेन तक ही सीमित रह जाए और बाकी ग्लोबल मार्केट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो एक बार निफ्टी का 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि इसने बी वेव फॉर्म कर दी। बी वेव फॉर्म करने के बाद सी वेव अब जाकर फॉर्म कर रहा है। उसकी भी चर्चा हम बहुत बार कर चुके थे, और सी वेव फॉर्म होगी 5 स्टेजेस के अंदर। तो एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि जो करंट निफ्टी हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है उस जगह पे ऊपर निफ्टी फॉर्म हो चुका है, यानी कि फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग और थर्ड लेग, ये तीनों लेग कंप्लीट फॉर्म हो चुके हैं। और फोर्थ लेग के रूप में यहाँ पर एक बाउंस आ सकता है निफ्टी के अंदर, और वो बाउंस होगा काफ़ी बड़ा। तो एक बार निफ्टी का फिर से 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट के अंदर जो थर्ड लेग फॉर्म हुई थी
उस थर्ड लेग पे हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया। जैसे ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट से बाउंस आएगा यानी कि फोर्थ लेग फॉर्म होगी, तब वो बाउंस आ सकता है 17,200 के आसपास, जहाँ पर 62% की रिट्रेसमेंट कैलकुलेट होकर आ रही है। और जो दूसरा रेजिस्टेंस है यानी कि 17,450, वहाँ तक 78% का बाउंस आ सकता है। तब 17,200 और 17,450 ये दोनों लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के अंदर। यहाँ तक फोर्थ वेव ख़त्म हो सकती है, और फोर्थ वेव ख़त्म होगी 3 स्टेजेस के अंदर, यानी कि ABC। ए वेव में ये ऊपर जाएगा, बी वेव में थोड़ा फॉल आएगा, और सी वेव के अंदर फिर से एक बाउंस आ सकता है। तब 3 स्टेजेस के अंदर ही फोर्थ लेग ख़त्म हो सकती है, और उसके बाद फिफ्थ लेग फॉर्म होगी। और जब फिफ्थ लेग फॉर्म होगी तो उस फिफ्थ लेग को अपना प्रीवियस लो काटना काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि थर्ड लेग के अंदर जो लो लग चुका था ऑलमोस्ट 16,200 के आसपास, वो लो कटना काफ़ी ज़रूरी है, उसके नीचे आना काफ़ी ज़रूरी है। तब हो सकता है कि जो फिफ्थ लेग फॉर्म हो वो फिफ्थ लेग फॉर्म हो 16,127 या फिर 16,150 के आसपास, या फिर 16,100 भी हो सकता है। इसी जोन्स के आसपास हो सकता है कि फिफ्थ लेग फॉर्म हो और यहीं पर करेक्शन ख़त्म कर दे। और जैसे ही यहाँ पर करेक्शन ख़त्म हो जाएगी, हम इसके अंदर एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब सी वेव कंप्लीट फॉर्म हो जाएगी। लेकिन किसी भी तरह का हर्डल इसमें आ जाता है या फिर किसी भी तरह की अननोन चीज़ इसमें हो जाती है, तब ये पूरा वेव स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। और पूरा वेव स्ट्रक्चर ख़राब होने का ये मतलब है कि ये करेक्शन अप्रैल तक भी चल सकती है। तो अगर ये करेक्शन मार्च के तीसरे हफ्ते से पहले ख़त्म नहीं हुई, तब ये करेक्शन अप्रैल तक चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। ये एक प्रॉपर रनिंग फ्लैट फॉर्म कर रहा है, यानी कि ABC पैटर्न में नीचे आ रहा था, अब जाकर ये रनिंग फ्लैट कंफर्म हो चुका है। तब शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कि बैंकिंग स्टॉक थोड़ा आउट परफॉर्म करे, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, इनके अंदर एक अपमूव आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए आउट परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म के लिए एक अंडर परफॉर्मेंस, बैंकिंग स्टॉक के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। तो एक बार निफ्टी IT का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी IT का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज़ कर रहा है। तो मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज़ करने के लिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन काफ़ी ज़रूरी है। जैसे ही यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होगी, एक ब्रेकआउट आएगा, मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ हो जाएंगे, हम इसके अंदर एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार निफ्टी मेटल का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी मेटल का डेली चार्ट है। ये चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप बाकी चार्ट को देखो, यानी कि निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी तक भी चार्ट देखो, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी जूनियर, वो काफ़ी नीचे आ चुके थे अपने डेली टाइम फ्रेम के, लेकिन ये मूविंग एवरेजेस के नीचे नहीं आया। ये 200 EMA के ऊपर ही काम कर रहा है, ऊपर ही कंसोलिडेशन हो सकती है। और जैसे ही यहाँ पर कंसोलिडेशन होगी, मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो जाएंगे, हम इसके अंदर एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर IT का चार्ट देखो और इसका चार्ट भी देखो, इन दोनों को चार्ट को कंपेयर करो, तब IT के चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर भी स्क्वीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि TCS का चार्ट, इन्फोसिस, HCL टेक, उनके अंदर स्क्वीज़ बाकी है, उनके अंदर टाइम वाइज करेक्शन बाकी है। तब IT इंडेक्स के अंदर भी टाइम वाइज करेक्शन बची हो सकती है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को मेटल इंडेक्स से कंपेयर करो, तब मेटल इंडेक्स के अंदर स्टॉक काफ़ी करेक्शन कर चुका है, स्टॉक के अंदर करेक्शन पूरी हो चुकी है, लेकिन इंडेक्स के अंदर करेक्शन बची हुई है। तब इसका मतलब है कि अगर ये मूविंग एवरेजेस यहाँ पर स्क्वीज़ नहीं करता, यहीं से ऊपर निकलने की कोशिश करे और मेटल इंडेक्स के अंदर अपमूव स्टार्ट हो जाए, तब आपको इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मेटल इंडेक्स के अंदर काफ़ी अच्छी अपमूव आ सकती है। बिना मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज़ किए निफ्टी मेटल यहाँ से ऊपर निकल सकता है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर करेक्शन पूरी हो चुकी है। टाटा स्टील का भी चार्ट देखेंगे, JSW स्टील का भी चार्ट देखेंगे, उसके अंदर आप देख सकते हो कि करेक्शन पूरी हो चुकी है मेटल स्टॉक के अंदर। इंडेक्स लेवल पर हालांकि करेक्शन ख़त्म नहीं हुई, लेकिन स्टॉक के अंदर करेक्शन ख़त्म हो चुकी है। तो एक बार निफ्टी जूनियर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी जूनियर का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर 200 EMA के नीचे आ चुका था, लेकिन नीचे अभी तक ये सस्टेन नहीं हुआ। जैसे इसके अंदर एक बाउंस आएगा, वापस ये मूविंग एवरेजेस के बीच में आ जाएगा, तब हम ये मान सकते हैं कि इसमें फॉल्स ब्रेकडाउन हो चुका है। लेकिन इसके वीकली टाइम फ्रेम पर एंटर होने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी बड़ी करेक्शन कर रहा था। अगर आप इसका भी लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो, तब ये 2018 से लेकर 2020 तक 2 साल की करेक्शन पूरी कर चुका है। निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी जूनियर, निफ्टी मिड कैप, ये तीनों ही चार्ट अपने 2018 से लेकर 20 तक काफ़ी बड़ी करेक्शन पूरी कर चुके हैं। तब वापस 1 वीक के टाइम फ्रेम पर एंटर करने के चांसेस काफ़ी कम है। हो सकता है कि 1 डे के टाइम फ्रेम में करेक्शन ख़त्म हो जाए और यहीं पर एक बाउंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है।
तो एक बार मिड कैप का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी मिड कैप का डेली चार्ट है। ये भी थोड़ा नीचे आ चुका है, लेकिन इसके अंदर भी सेम कंडीशन है कि बाउंस काफ़ी बड़ा आ सकता है और काफ़ी कम टाइम के अंदर एक बाउंस आ सकता है। जैसे कि निफ्टी के अंदर एक फोर्थ वेव के रूप में बाउंस आ सकता है। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप, इन दोनों के अंदर बाउंस की साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो एक बार स्मॉल कैप का भी चार्ट देख लेते हैं। स्मॉल कैप का भी चार्ट कुछ वैसा ही है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो प्रीवियसली जो हमने यहाँ पर सपोर्ट मार्क किया हुआ था ऑलमोस्ट 9570 के आसपास, इस सपोर्ट के नीचे आ चुका था। थर्सडे के दिन जो मार्केट के अंदर फॉल आ चुका था, उस फॉल के अंदर ये भी काफ़ी नीचे आ चुका था। लेकिन फ्राइडे के दिन जैसे रिकवरी स्टार्ट हो गई, ये भी ऊपर टिक चुका है और इसके अंदर भी अपमूव आ सकती है। इसके अंदर भी वही चीज़ है कि बाउंस काफ़ी बड़ा आ सकता है। तो एक बार गोल्ड का भी चार्ट देख लेते हैं। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि प्रॉपर एक रेंज फॉर्म कर रहा है। इस रेंज का ब्रेकआउट भी आ चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसने 200 EMA को टच नहीं किया। 200 EMA को बिना टच किया ये ऊपर निकल चुका है। अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम देखो तब डेली टाइम फ्रेम तो ये करेक्शन नहीं कर रहा, ये करेक्शन कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के आगे के टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि 1 वीक का टाइम फ्रेम। 1 वीक के टाइम फ्रेम में करेक्शन हो रही है, तब इसको 200 EMA टच करना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक बार इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि 24 फरवरी को जो कैंडल फॉर्म हुई थी, वो कैंडल के अंदर विक काफ़ी बड़ी है, यानी कि इंट्राडे के अंदर काफ़ी ऊपर ये निकल चुका था। जैसे वॉर की न्यूज़ शुरू हो गई तब ये काफ़ी ऊपर निकल चुका था, लेकिन ये फिर से नीचे आ चुका है। तब गोल्ड भी हमें साफ साफ यही बता रहा है कि गोल्ड के अंदर भी उतनी अपो नहीं आई, तो वॉर उतना सीरियस टॉपिक नहीं है जितना कि लोग इसे मान रहे हैं। तो एक बार सिल्वर का भी चार्ट देख लेते हैं। सिल्वर का भी चार्ट कुछ वैसा ही है। इसने भी काफ़ी अच्छी वीक फॉर्म कर दी थी ऊपर, लेकिन फिर से ये भी काफ़ी नीचे आ चुका है। तब सिल्वर के अंदर और गोल्ड के अंदर दोनों के अंदर काफ़ी बड़ा फॉल हो चुका है ऊपर से, अगर कैलकुलेट कर दो। तो एक बार ब्रेंट क्रूड का भी चार्ट देख लेते हैं। ये ब्रेंट क्रूड का डेली चार्ट है। इसने भी 24 तारीख को काफ़ी अच्छी अपमूव दे दी थी, लेकिन फिर से उसको भी कैंसिल कर दिया। ये भी काफ़ी नीचे आ चुका है। ब्रेंट क्रूड का नीचे आना काफ़ी ज़रूरी है और ये इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ भी है। एक बार कॉपर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये कॉपर का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर मूविंग एवरेज स्क्वीज हो चुका है। इसको भी ऊपर जाना काफ़ी ज़रूरी था। अगर गोल्ड ऊपर निकल जाता, सिल्वर ऊपर निकल जाता, ब्रेंट क्रूड, बाकी कमोडिटीज़ के अंदर अपमूव आ सकती थी, तब कॉपर का ऊपर जाना काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन कॉपर ऊपर नहीं गया। हालांकि इसको बाद में ऊपर जा सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस तो पहले से स्क्वीज हो चुके हैं। और जैसा कि मेटल स्टॉक की बात कर रहा है, मेटल स्टॉक के अंदर जैसे ही अपमूव आएगी, कॉपर के अंदर भी अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो कॉपर के बाद एक बार मेटल स्टॉक भी देख लेते हैं। मेटल स्टॉक के अंदर सबसे पहले APL अपोलो ट्यूब्स का चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये मार्च से लेकर अब तक करेक्शन कर रहा है, रनिंग करेक्शन कर रहा है। रनिंग करेक्शन के अंदर आप मान सकते हो कि हायर हाइज और हायर लोज ये दोनों फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसके अंदर अपमूव आएगी, उस अपमूव को पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा। उसे हम मान सकते हैं कि रनिंग करेक्शन। तब रनिंग करेक्शन इसके अंदर हो चुकी है और मूविंग एवरेजेस का स्क्वीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे मूविंग एवरेज स्क्वीज़ हो जाएंगे, हम इसके अंदर भी अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार ग्रेफाइट इंडिया का भी चार्ट देख लेते हैं। ये ग्रेफाइट इंडिया का डेली चार्ट है। जैसे इसके अंदर 575 का लेवल पार होगा, मूविंग एवरेज के ऊपर टिक जाएगा, एक अच्छी कैंडल फॉर्म हो जाएगी। इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो एक बार हिंदुस्तान कॉपर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये हिंदुस्तान कॉपर का डेली चार्ट है। ये भी सपोर्ट के आसपास ही काम कर रहा है। अगर आप चाहो तो अभी भी इसे बाई कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, लेकिन इसके अंदर आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखना, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। हिंदुस्तान कॉपर और सेल, ये दोनों चार्ट तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़ी करेक्शन पूरी कर चुका है, लेकिन आपको एक्सपोजर इसके अंदर ज़्यादा नहीं रखना, काफ़ी कम एक्सपोजर इसके अंदर रखना है। तो एक बार जिंदल स्टील एंड पावर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये जिंदल स्टील एंड PWR का डेली चार्ट है। मूविंग एवरेज स्क्वीज हो चुके हैं। इसके अंदर भी अपमूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। हम लोग हालांकि इसमें बहुत टाइम से बात करते आ रहे हैं कि JSW स्टील एंड PWR या फिर बाकी मेटल स्टॉक के अंदर अपमूव आ सकती है। तो अपमूव हालांकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये ज़्यादा नीचे भी नहीं आ रहे। या फिर बाकी सेक्टर के स्टॉक को कंपेयर करो तो वो तो काफ़ी नीचे आ चुके थे, लेकिन मेटल स्टॉक एक ही जगह पर काम कर रहा है, अपने टाइम वाइज करेक्शन को एक्सटेंड कर रहा है। हालांकि सेल थोड़ा नीचे आ चुका है, सेल की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मेटल स्टॉक के अंदर उतना बड़ा फॉल नहीं आया जितना कि मार्केट के अंदर आ चुका है। और वही चीज़ आपको मेटल इंडेक्स में भी दिखाई दे रही है कि मेटल इंडेक्स के अंदर भी उतना बड़ा फॉल नहीं आया। तो एक बार JSW स्टील का भी चार्ट देख लेते हैं। ये JSW स्टील का डेली चार्ट है। हालांकि ये मूविंग एवरेजेस के नीचे आ चुका है थोड़ा, लेकिन फिर भी इसके अंदर करेक्शन होगी डेली टाइम फ्रेम पर, ना कि वीकली टाइम फ्रेम पर। तब इसके अंदर जैसे ही मूविंग एवरेजेस क्रॉस करेगा, हम इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं।
हालांकि अब रेजिस्टेंस देखो तब 770 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस काफ़ी नॉर्मल है। जैसे ही मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा एक काफ़ी बड़ी अपमूव JSW स्टील के अंदर स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार सेल का भी चार्ट देख लेते हैं। सेल का चार्ट हालांकि थोड़ा सा वीक है अगर हम बाकियों से कंपेयर करो, लेकिन जैसे इसके अंदर बाउंस आएगा ये भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिकेगा, इसके अंदर भी अपमूव एक्सपेक्ट की जा सकती है और हम सेल को ही बाई कर सकते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन इसके अंदर भी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखना। सेल और हिंदुस्तान कॉपर चार्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक्सपोजर काफ़ी कम रखना है। तो एक बार टाटा स्टील का भी चार्ट देख लेते हैं। टाटा स्टील का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये भी मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज कर चुका है, सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। तब जैसे इसके अंदर अपमूव स्टार्ट हो जाएगी तभी हम इसके अंदर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, या फिर आप मूविंग एवरेज को क्रॉस करने का इंतज़ार कर सकते हो। लेकिन अभी भी चाहे तो इसे बाई कर सकते हो, अभी भी कोई ख़राब टाइम नहीं है। अगर आप इसे अभी बाई करना चाहते हो तब आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1060 और अभी ऑलमोस्ट रेट है 1145। तभी स्टॉप लॉस तो ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 85 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। तब टाटा स्टील के अंदर रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ से रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। यानी कि ये 2008 से लेकर 2020 तक काफ़ी बड़ी करेक्शन कर रहा था, अब जाकर वो करेक्शन ख़त्म हो चुकी है। तब लॉन्ग टर्म के लिए टाटा स्टील और बाकी मेटल स्टॉक उनके अंदर काफ़ी अच्छी अपमूव आ सकती है। तो एक बार महाराष्ट्र सीमलेस का भी चार्ट देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र सीमलेस का डेली चार्ट है। हालांकि ये डेली टाइम फ्रेम करेक्शन नहीं कर रहा, ये करेक्शन कर रहा है अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर सपोर्ट मार्क किया हुआ है वो सपोर्ट के आसपास ही काम कर रहा है। जैसे ही 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो जाएंगे हम इसके अंदर भी अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे सकता है, लेकिन मार्केट के अंदर करेक्शन ख़त्म होना काफ़ी ज़रूरी है। इस स्टॉक के अंदर मूविंग एवरेज स्क्वीज होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी हम इसके अंदर अपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके पहले ये ऊपर नहीं जा सकता। अगर उसके पहले भी ऊपर निकल जाता है तब मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज करने फिर से ये नीचे आ जाएगा। तो एक बार इंफ्रा स्टॉक भी देख लेते हैं। इंफ्रा स्टॉक के अंदर सबसे पहले ABB का चार्ट देख लेते हैं। ये ABB का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर मूविंग एवरेजेस अभी तक उतना स्क्वीज़ नहीं हुए जितने की होनी चाहिए, तब मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है। जैसे मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ हो जाएंगे इसके अंदर एक अपमूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो एक बार LNT का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी LNT का डेली चार्ट है। इसके अंदर भी मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ नहीं हुए, तब इसको भी मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ करना है, तब इसके अंदर भी अपमूव आ सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए LNT के अंदर या फिर ABB के अंदर करेक्शन बची हो सकती है, और वो करेक्शन होगी टाइम वाइज करेक्शन, ना कि प्राइस वाइज करेक्शन। तो एक बार थर्मैक्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये थर्मैक्स का डेली चार्ट है। अगर ABB और LNT इन दोनों के अंदर करेक्शन हो जाती है तब थर्मैक्स के अंदर भी एक टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है। हालांकि नवंबर 2021 में देखो तब मूविंग एवरेजेस इसने स्क्वीज कर दिए थे, अपमूव भी इसमें दे दी, लेकिन अपमूव देने के बाद फिर से करेक्शन कर सकता है, फिर से इसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है। तो एक बार क्यूमिंस का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी क्यूमिंस का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर मूविंग एवरेजेस इसके भी उतने स्क्वीज नहीं हुए जितने की होने चाहिए, तब ये अपने मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज करने फिर से रिटर्न आ सकता है। और जैसे ये 200 EMA को टच करेगा, 200 EMA और 50 EMA इन दोनों के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है। और जैसे ही कंसोलिडेशन होगी LNT के अंदर कंसोलिडेशन हो सकती है, ABB के अंदर कंसोलिडेशन हो सकती है, तब क्यूमिंस के अंदर भी एक टाइम वाइज करेक्शन बची हो सकती है। सीमेंस का भी चार्ट देख लेते हैं। सीमेंस का चार्ट हालांकि उतना अच्छा नहीं है डेली टाइम फ्रेम पर, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो अगर ये भी चाहे तो एक बार अपने डेली टाइम फ्रेम पर 200 EMA को टेस्ट करने आ सकता है, तब इसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन काफ़ी ज़रूरी है, डेली टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन हो सकती है। तो एक बार अदानी पोर्ट्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये अदानी पोर्ट्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर हमने प्रीवियसली एक वीडियो अपलोड किया हुआ था कि जिसके अंदर अदानी पोर्ट्स के अंदर बात की हुई थी कि एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तब अदानी पोर्ट्स के अंदर अभी भी ख़राब टाइम नहीं है। हालांकि थर्सडे का दिन देखो, तब थर्सडे के दिन के अंदर मार्केट में जो फॉल आया था उस फॉल के कारण ये भी काफ़ी नीचे आ चुका था अपने मूविंग एवरेजेस के, लेकिन अभी जाकर इसके अंदर बाउंस आ चुका है। जैसे इसके अंदर 750 का लेवल पार होगा हम इसके अंदर एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हो, लेकिन अभी आपको छोटी क्वांटिटी के अंदर बाय करना है। जैसे ही 750 का लेवल पार होगा आप अपने क्वांटिटी को और थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो इंफ्रा स्टॉक के अंदर कंक्लूजन ये है कि अगर हम अदानी पोर्ट्स को छोड़ दें तो बाकी स्टॉक के अंदर जैसा कि सीमेंस, क्यूमिंस इंडिया, LNT, ABB,
थर्मैक्स, उनके अंदर शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो सकती है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कंसोलिडेशन करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रा स्टॉक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो एक बार बैंकिंग स्टॉक भी देख लेते हैं। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट देख लेते हैं। ये कोटक महिंद्रा बैंक का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर 2021 के पहले से ही अभी तक करेक्शन कर रहा है। काफ़ी बड़ी करेक्शन इसके अंदर हो चुकी है। अगर आप प्रीवियसली यहाँ पर देखो तब अक्टूबर के अंदर इसमें अपमूव दे दी थी, तब अक्टूबर 2021 के आसपास इसके अंदर थोड़ी अपमूव तो आ चुकी थी, लेकिन अपमूव इतना सस्टेन नहीं हुआ, फिर से नीचे आ चुका था। तब इसके अंदर अब जाकर थोड़ी सी और परफॉर्मेंस आ सकती है। जैसे ही ये मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करेगा, मार्केट के अंदर करेक्शन ख़त्म हो जाएगी, हम इसके अंदर एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का भी चार्ट देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का भी चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये भी करेक्शन कर रहा है। हालांकि ये ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं आया, अपने सपोर्ट के आसपास नहीं आया, जैसे कि कोटक बैंक आ चुका था। तब इसके अंदर हो सकता है ये भी मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे। मार्केट के अंदर जैसे ही करेक्शन ख़त्म हो, सी वेव पूरी फॉर्म हो जाए, तब एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक इन दोनों के अंदर एक अपमूव आ सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए आउट परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अंडर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो एक बार आईसीआईसीआई बैंक का भी चार्ट देख लेते हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक का डेली चार्ट है। अगर आप इसे कोटक बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक के शॉर्ट टर्म से कंपेयर करो, तब शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है करेक्शन पूरी कर दे या फिर मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज कर दे। मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज करना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप इसके अंदर अपमूव एक्सपेक्ट करते हो तो एक बार एक्सिस बैंक का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी एक्सिस बैंक का डेली चार्ट है, एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। जैसे अपना ऑल टाइम हाई कटेगा या फिर मार्केट के अंदर करेक्शन ख़त्म हो जाएगी, इसके अंदर भी अपमूव आ सकती है, लेकिन ये काफ़ी वीक चार्ट है। अगर हम प्रीवियसली तीनों से कंपेयर करो, यानी कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों से काफ़ी ये वीक चार्ट है।